प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के विज्ञान के अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के साथ करेंगे। आज हम इस अध्याय का प्रथम भाग को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में सामाजिक अध्ययन के अध्याय काम, आराम और जीवन के दूसरे भाग को समझेंगे और साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के तीसरे भाग को समझेंगे। साथ साथ इन पर आधारित बेहद रोचक प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को समझेंगे। साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। आज हम इसका पहला भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे मानव नेत्र के बारे में और साथ में ही हम जानेंगे दृष्टि दोष को। अब मानव नेत्र की बात करने से पहले चलिए एक सवाल देखते हैं। अब आपने जो इससे पहले वाला अध्याय था प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, वहां पर एक बात जानी थी कि किसी भी चीज पर जब रोशनी पड़ती है या प्रकाश पड़ता है तो उसका परावर्तन होता है और इसी कारण हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि परावर्तित किरण जो होती है वो हमारी आंखों तक आती है। अब सवाल ये है कि जो हमारे नेत्र होते हैं वो इतने खास क्यों होते हैं? आखिर उन्हें पता कैसे चल जाता है? वो किसी चीज को देख कैसे सकते हैं? हमारे हाथ पैर या फिर कोई और अंग तो चीजों को नहीं देख सकता, तो आंखों में कोई तो खास बात होगी जिससे वो चीजों को देख सकते हैं। दरअसल हमारी आंखें जो हैं वो हमें प्रकाश को देखने योग्य बनाता है और यही कारण है कि हम आंखों से चीजों को देख सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखों को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो कलर है पीला। अगर कहीं पर पीला कलर हो तो वो हमें बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी दिख जाता है। तो चलिए अब आंख को समझना है कि वो चीजों को कैसे देख सकता है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा आंख को। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर हमें जिन चीजों के बारे में पढ़ना है वो है क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारी आंखों में लगा होता है, जिसके कारण किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब हमारे दृष्टिपटल पर बनती है। उसके अलावा हम बात करेंगे पुतली की, साथ में हम बात करेंगे परितारिका और स्वक्ष्मंडल की, और उसके बाद हम बात करेंगे दृष्टिपटल की, जहां पर बिंब का प्रतिबिंब बनता है। अब चलिए शुरुआत करते हैं जानते हुए कि आखिर जो हमारा स्वक्ष्मंडल है वो क्या होता है। दरअसल प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसी झिल्ली को स्वक्ष्मंडल कहते हैं। अब एक झिल्ली जो हमारी आंखों के सबसे बाहर दिखती है आपको, जिसे आप टच भी कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है स्वक्ष्मंडल। इससे होते हुए ही जितने भी प्रकाश होते हैं वो हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। तो हमारी आंखों पे रोशनी सबसे पहले स्वक्ष्मंडल पर पड़ती है। अब इसके बाद बात आती है परितारिका और पुतली की। परितारिका एक गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आंख पे जो पुतली बनी हुई है, जो अंदर काले रंग का गोला दिख रहा है, उसी को पुतली कहते हैं। इसका आकार बदलता है और इसका आकार जो बदलता है वो बदलता है परितारिका की वजह से। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि परितारिका होगा ये बाहर वाला और जो पुतली होगी वो होगा अंदर का काला हिस्सा। अब इसकी जरूरत क्या है, चलिए इसे समझते हैं।
कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसे कमरे में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, तो बहुत अधिक रोशनी की वजह से हम किसी चीज़ को अच्छे से नहीं देख सकते। तो इसलिए उस टाइम पे जो हमारी परितारिका होती है वो पुतली का आकार कम कर देती है। अब क्योंकि पुतली, ऐसा समझ लीजिए कि आंखों में एक होल होता है जिससे जो रोशनी है वो अंदर आ सके। अगर उस होल को छोटा कर दिया जाएगा तो आंखों में कम रोशनी जाएगी, और उससे अगर किसी जगह पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी है तो भी हम चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। वहीं पर मान लीजिए कि कोई कमरा बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि परितारिका का आकार बड़ा हो जाएगा, तो उससे पुतली का आकार भी बड़ा हो जाएगा, और क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हमारी आंखों तक पहुँच पाएगी और हम चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। अब मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो क्या होगा, आपको सारी चीजें काली काली दिखेंगी, है ना, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। परंतु फिर क्या होगा कि थोड़ी देर बाद, 1 मिनट या 1.5 मिनट बाद आपको चीजें थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगेंगी। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब घर में रोशनी थी तो हमारी पुतली का आकार छोटा था। अब अचानक से जब लाइट चली गई तो पुतली का आकार तो अभी भी छोटा है और उसमें कम रोशनी आ रही है, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। परंतु थोड़े समय बाद परितारिका के कारण पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, तो हमें चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ आई होगी कि जो परितारिका से पुतली का आकार बदलता है उसमें थोड़ा सा समय लगता है, और यही कारण है कि हमें अचानक से ही चीजें दिखाई नहीं देती, उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। अब चलिए एक सवाल देखते हैं जो बड़ा मजेदार है। आप पायलट को तो जानते ही होंगे, ये पहले के जमाने में लूटपाट किया करते थे और ये शिप पे रहा करते थे। अब ये जानने वाली बात नहीं है, बात ये है कि जितने भी पायलट होते थे वो ज्यादातर अपनी आंखों पर एक आई पैच लगाते थे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक काले रंग का पर्दा उनकी एक आंख पे लगा होता था। तो क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या था? दरअसल बचपन में मुझे लगता था कि जो ये पायलट होते हैं वो अपने आप को डरावना दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, परंतु इसका कारण बहुत ही अनोखा है। अब इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक पायलट की जो शिप यानी कि जो नाव होती है वो किस तरीके की होती है। दरअसल जो नाव होती है उस पे ऊपर की तरफ तो बहुत रोशनी होती है क्योंकि सूरज की वजह से बहुत ज्यादा रोशनी मिलती है, परंतु जब हम अंदर जाते हैं तो नाव के अंदर बहुत कम रोशनी होती है। इसका कारण ये है कि पहले के ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी और हम बड़ी आग नहीं जला सकते क्योंकि जो हमारी शिप होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी। अगर हम कोई बड़ी आग जलाएंगे तो उसे संभालना मुश्किल हो सकता है और ऐसा हो सकता था कि शिप में आग लग जाए। तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ही कम रोशनी हुआ करती थी, मोमबत्तियाँ वगैरह जलाई जाती थी। अब ऐसे में मान लीजिए कि अचानक से कोई खराबी आती है या फिर कोई अटैक हो जाता है और जो हमारा कैप्टन है यानी कि जो पायलट है उसे शिप के नीचे जाना पड़ता है, तो वहां पे क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा रोशनी से अचानक से अंधेरे में आ जाएगा, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए वो क्या करते थे कि अपनी एक आंख पर पट्टी लगा लेते थे, तो जब वो नीचे जाते थे तो उस पट्टी को हटा देते थे और उन्हें नीचे जाते ही सब कुछ दिखाई देने लग जाता था, क्योंकि जिस आंख पे पट्टी लगी रहती थी उसकी पुतली का आकार पहले से बड़ा होता था। तो ये कारण था कि जो एक पायलट होता है वो अपनी एक आंख पर आई पैच लगा के रखता था। चलिए अब जानते हैं समंजन क्षमता के बारे में। अब ये भी बड़ी अनोखी बात है, इसका मतलब क्या है पहले वो जान लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन कहलाती है। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारी लेंस होती है, जो हमारी आंखों में लगी होती है, उसका जो फोकस दूरी होता है उसको बदला जा सकता है। तो आखिर इस फोकस दूरी को बदलने की जरूरत क्या है? हम जानते हैं, हमने इससे पहले वाले अध्याय में भी पढ़ा था कि जो लेंस होता है वो क्या करता है, एक बिंब का प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम बिंब की दूरी को बदलें तो प्रतिबिंब की दूरी भी बदलती रहती है। परंतु अगर हम आंख की बात करें तो यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि कोई चीज बहुत पास में हो तो उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है दृष्टि पटल पे, परंतु अगर कोई बिंब बहुत दूर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब भी हमें बनाना है दृष्टि पटल पे। अब यहाँ पर बिंब की दूरी को तो नहीं बदला जा सकता, और अगर बिंब की दूरी बदलती है तो जो दृष्टि पटल है हर बार उस पे इमेज नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो हमारा लेंस है उसकी फोकस दूरी को बदलना पड़ेगा, जिससे पास की बिंब हो या दूर की बिंब हो, दोनों का ही जो प्रतिबिंब बने वो दृष्टि पटल पे बने।
और यही कारण है कि जो हमारी अभिनेत्री लेंस होती है उसमें ये क्षमता होती है कि वो अपनी फोकस दूरी को बदल सके। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा होता कैसे है। अगर मान लीजिए कोई चीज पास में रखी है तो जो हमारी पक्षमाभी पेशियां होती हैं ये हमारी जो लेंस है उससे जुड़ी हुई होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। तो इनके सिकुड़ने से क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वो मोटा हो जाता है और उसकी फोकस दूरी घट जाती है। अब आप जानते हैं कि एक लेंस को बहुत ज्यादा मोटा तो नहीं किया जा सकता और इसीलिए हम सबसे पास में रखी हुई वस्तु जो है वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा चीज कोई पास में लाई जाए तो हमें एक तो दिखाई नहीं देगी, धुंधली सी दिखेगी और हमारी आंखों में दर्द भी होगा। उसके बाद बात करते हैं कि दूर की चीजों को कैसे देखते हैं। तो अगर कोई वस्तु दूर में रखी हुई है तो हमारी पक्षमाभी पेशियां जो हमारी लेंस से जुड़ी होती हैं वो क्या करेंगी, वो शिथिल हो जाएंगी और उससे क्या होगा, जो हमारा लेंस होगा वो पतला हो जाएगा। अब पतले होने पे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसकी फोकस दूरी बढ़ने से जो हमारा प्रतिबिंब है वो वापस से हमारे दृष्टिपटल पे बन जाएगा। अब दूर देखने की कोई भी लिमिट नहीं है, हम अनंत तक देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जो तारे हैं वो हमसे बिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं, परंतु हम फिर भी उन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हैं। वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो दूर हैं, परंतु दिखाई दे जाते हैं। चलिए अब समझते हैं दृष्टि दोष को। दृष्टि दोष क्या होता है, दरअसल ये तब होता है जब हमारी लेंस जो है वो अपनी फोकस दूरी को अच्छे से नहीं बदल सकती या फिर हमारी आंखों का आकार बड़ा या छोटा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो बिंब की इमेज है वो दृष्टिपटल पे नहीं बन पाती। चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के दोष होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। पास की चीजों का बिंब तो हमारे दृष्टिपटल पे बन जाता है, परंतु कोई चीज अगर दूर रखी हो तो उसका बिंब दृष्टिपटल से पहले बन जाता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले क्या है कि एक ठीक आई जो है वो इस तरीके से इमेज बनाती है। तो यहाँ पर हमारा जो बिंब है उसका इमेज दृष्टिपटल पे बन रहा है, परंतु अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वहां पर क्या होगा कि जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल से पहले बनेगा। और अगर हम यहाँ पर उचित क्षमता का अवतल लेंस लगाएं तो उससे क्या होगा कि फिर से जो प्रतिबिंब है वो हमारा दृष्टिपटल पे बन जाएगा और व्यक्ति जो होगा वो चीजों को फिर से देख सकता है। दूसरे तरह का जो दोष है वो है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि दूर की चीजें हमें दिखाई देती हैं परंतु पास की चीजें जो होती हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल से पीछे बनने लगता है। तो यहाँ पर भी हमें चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, अगर कोई आई ठीक है तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, परंतु अगर उसमें दोष है यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष में तो क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल से पीछे बनने लगेगा। और अगर हम उचित क्षमता का लेंस इस्तेमाल करेंगे तो वापस से जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल पर बनने लगेगा और हम चीजों को देख पाएंगे। अगला जो दोष है उसका नाम है जरा दूरदृष्टिता। ये कुछ भी नहीं है, इसमें जो पहले के दोनों दोष थे वो दोनों ही होते हैं। तो हम ना तो दूर की चीजों को ठीक से देख सकते हैं और ना ही पास की चीजों को। तो इसमें क्या होता है, हम दो अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास की चीजों को देखने के लिए नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है और दूर की चीजों को देखने के लिए ऊपर की तरफ अवतल लेंस लगा होता है। अब ये दोष किस तरीके से होते हैं, उनको कैसे ठीक करना है, इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इसमें हमने जाना मानव नेत्र के बारे में और साथ में हमने दृष्टि दोष के बारे में जाना। अब इसके बारे में आपको पढ़ना है अपनी एनसीईआरटी की किताब में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के अंदर, जिससे आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दृष्टि दोष की, तो आपको ये भी पढ़कर आना है जिससे आपको अगली वीडियो और अच्छे से समझ में आए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।
पांचवें प्रश्न का उत्तर है सी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 6 काम, आराम और जीवन के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शहर में सामाजिक बदलाव और शहर में राजनीति पे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम शहर में सामाजिक बदलाव से। दोस्तों, 18वीं सदी में परिवार उत्पादन और उपभोग के साथ साथ राजनीतिक निर्णय लेने के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण इकाई बन चुका था। दोस्तों, शहरीकरण और औद्योगिकरण के बाद परिवार की अवधारणा पूरी तरह से बदल गई थी। दोस्तों, इस समय परिवार के सदस्यों के बीच अब तक जो बंधन थे वो ढीले पड़ने लगे थे। यहाँ तक कि मजदूर वर्ग में विवाह संस्था टूटने के कगार पे भी पहुंच गई थी। दोस्तों, वहीं पे दूसरी ओर ब्रिटेन के उच्च एवं मध्य वर्ग की औरतें अकेलापन महसूस करने लगी थी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम शहर में सामाजिक बदलाव पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए हम अब शहर में मर्द, औरत और परिवार की स्थिति पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि शहर पुरुष और महिलाओं दोनों में व्यक्तिवाद की एक नई भावना पैदा कर रहा था, अर्थात व्यक्तिवाद की भावना को प्रोत्साहित कर रहा था। दोस्तों, इस समय लोग सामूहिक मूल मान्यताओं से दूर जाने लगे थे, जो कि किसी समय उनकी खासियत हुआ करती थी। दोस्तों, इस समय महिलाएं और पुरुष दोनों का स्टेटस समाज में एक समान नहीं था। दोस्तों, जैसे जैसे महिलाओं का औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार खत्म होते गया, वो अपने अपने घर को लौटने के विवश हो गई और घर में वो कपड़ा धोने, कपड़ा सुखाने, बर्तन धोने और सफाई के काम में व्यस्त होने लगी। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा शहर में सामाजिक बदलाव को जारी रखते हैं। दोस्तों, अब हम शहर में मर्द, औरत और परिवार की स्थिति पे चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में ज्यादातर जो आंदोलन हुए वो पुरुषों के हित में हुआ करते थे, जैसे कि 19वीं शताब्दी का चार्टिज्म आंदोलन सभी वयस्क पुरुषों के लिए मतदान के पक्ष में था। वहीं पे 10 घंटे का आंदोलन जो था वो कारखानों में सीमित काम के घंटे की मांग के लिए चलाया गया था। दोस्तों, 1870 के दशक में महिलाओं ने मतदान के अधिकार और संपत्ति के अधिकार के लिए आंदोलन किए, जिसके कारण वो आगे जाके राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा शहर में सामाजिक बदलाव को जारी रखते हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे मनोरंजन और उपभोग पे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में 300 से 400 संभ्रांत परिवारों के समूह के लिए मनोरंजन के विभिन्न तरीकों को अपनाया गया, जैसे कि रंगमंच और शास्त्रीय संगीत, सांस्कृतिक आयोजन आदि। दोस्तों, जो मेहनतकश लोग थे वो मनोरंजन के लिए अपना खाली समय या तो पब या शराब खानों में बिताया करते थे। दोस्तों, इस मौके पे वे खबरों का भी आदान प्रदान करते थे और यहाँ तक कि कभी-कभी राजनीतिक कार्रवाइयों के लिए भी गोलबंदी करते थे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम
शहर में सामाजिक बदलाव पे चर्चा को जारी रखते हुए मनोरंजन और उपभोग पे चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, पुस्तकालय, कला दीर्घाओं और संग्रहालयों ने ब्रिटिश इतिहास की झलक प्रदान की। दोस्तों, 19वीं सदी में लोगों को इतिहास का बोध देने के लिए और लोगों को ब्रिटेन की उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए बहुत सारे पुस्तकालय, कला दीर्घाओं और संग्रहालय खोले जाने लगे। दोस्तों, शुरुआती दिनों में लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में आने वाले लोगों की सालाना तादाद सिर्फ 15,000 थी, जो कि 1810 में जब इसके प्रवेश शुल्क को समाप्त कर दिया गया तो दर्शकों की संख्या में तेजी वृद्धि हुई। संग्रहालय में 1824 से 1825 में 1,27,643 दर्शक आए, जबकि 1846 तक दर्शकों की संख्या बढ़ के 8,25,901 पहुंच गई। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम शहर में सामाजिक बदलाव पे चर्चा को जारी रखते हुए हम मनोरंजन और उपभोग की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, इस समय निचले वर्ग के लोगों में संगीत सभा काफी लोकप्रिय थी। दोस्तों, इस समय 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सिनेमा मिश्रित दर्शकों के लिए मनोरंजन का एक महान साधन बन गया था और ब्रिटिश औद्योगिक श्रमिक समुद्र के किनारे छुट्टियां बिताने जाया करते थे ताकि वो खुली धूप और स्वच्छ हवा का आनंद ले सके। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करेंगे शहर में राजनीति पे। दोस्तों, 1886 के कड़ाके ठंड में जब चार दीवारी के बाहर काम करना मुश्किल हो गया था तो लंदन के गरीब दंगे पे उतर गए थे। उनकी मांग थी कि उन्हें भयंकर गरीबी से आजादी दिलाई जाए। दोस्तों, 1887 के अंत में इसी तरह का दंगा हुआ था, पर इस बार पुलिस ने इस दंगे को दबा दिया था। दोस्तों, 1887 के दंगे को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने शहर में सामाजिक बदलाव और शहर में राजनीति के बारे में चर्चा की। इसका रेफरेंस है इतिहास कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक। और दोस्तों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे औपनिवेशिक भारत के शहर और पर्यावरण की चुनौती। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन की और आखिरी में हम पढ़ेंगे शोधन। तो आइए शुरू करते हैं धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NFE। ये इक्वेशन आपने पहले भी देखी होगी। यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो गिब्स ऊर्जा है और यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रोड विभव है। उस रिडॉक्स अभिक्रिया का जो तंत्र में हो रही है, मतलब जो सिस्टम में जो भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी, ये उसका इलेक्ट्रोड विभव या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है, इसलिए उनका अपचयन कठिन होता है। अभी आपके सामने एक चित्र आया होगा जिसमें गलित Al2O3 प्लस Na3AlF6 यानी कि मॉल्टन Al2O3 प्लस Na3AlF6 इसका मिक्सचर मौजूद है और इसके ऊपर एक कॉपर क्लैंप लगा हुआ है जिसमें ग्रेफाइट का एनोड है। तो ये जो एक आप चित्र देख रहे हैं अपने सामने, इसमें जो ग्रेफाइट है वो एनोड की तरह काम कर रहा है और जो कार्बन की परत है वो कैथोड की तरह काम कर रही है। एल्यूमिनियम धातु कर्म में शुद्ध Al2O3 में Na3AlF6 या फिर CaF2 मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण गलनांक कम हो जाता है और इसमें चालकता आ जाती है, मतलब कंडक्टिविटी आ जाती है। ये जो Al2O3 है इसका हम एक मिक्सचर बनाते हैं Na3AlF6 या फिर CaF2 के साथ। अब क्या होता है, यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। उस रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हमारे पास प्योर एल्यूमिनियम मॉल्टन स्टेट में बाहर आ जाता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं कि जो गलित एल्यूमिनियम है वो हमने एक छोटे से पाइप के थ्रू बाहर निकाल लिया है। ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, मतलब कि ये इसको हम अभी ब्रेक करेंगे और इसको अलग अलग करके देखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है। लेकिन आप ये रिएक्शन 2Al2O3 प्लस 3 कार्बन गिव्स 4Al प्लस 3 CO2 अपनी कॉपी में लिख लीजिए। वैद्युत अपघटन की यह विधि हॉल हेरोल्ड प्रक्रम के नाम से सुप्रसिद्ध है। तो इसको हॉल हेरोल्ड प्रक्रम या फिर अंग्रेजी में हॉल हेरोल्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। गलित द्रव्य का वैद्युत अपघटन एक वैद्युत अपघटनी सेल में कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके किया जाता है। आप यहाँ पर कैथोड और एनोड की जो रिएक्शंस हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में उनको बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती है। कैथोड की जो रिएक्शन है आप देख सकते हैं Al3 प्लस जो कि मॉल्टन स्टेट यानी कि गलित स्टेट में है प्लस 3 इलेक्ट्रोड गिव्स Al लिक्विड। यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है उसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। और एनोड की रिएक्शन को देखें तो इसमें जो है कार्बन सॉलिड स्टेट में है, उसका रिएक्शन होता है O2- से जो कि एक मॉल्टन स्टेट में है। उसका रिएक्शन होता है O2- से जो कि एक गलित स्टेट में है और वो हमें देता है CO जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ एक और रिएक्शन है जो है कार्बन के साथ 2 O2- का रिएक्शन जो हमें देता है CO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हैं नीचे वाली जो रिएक्शन है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है और ऊपर वाली रिएक्शन जो है वो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दे रही है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है, वो भी मॉल्टन स्टेट में यानी कि गलित स्टेट में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑक्सीकरण अपचयन की। तो लवण जल से क्लोरीन का निष्कर्षण ऑक्सीकरण के द्वारा किया जाता है। अब ये लवण जल क्या होता है, अंग्रेजी में इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक नॉर्मल नमक और पानी का मिश्रण होता है। इसकी जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है 2Cl- aqueous प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स अस 2OH- aqueous प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस। तो ये रिएक्शन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा G0 की मात्रा
प्लस 422 किलो जूल होती है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो माइनस 2.2 वोल्ट होता है। तो यह होता है ऑक्सीकरण अपचयन। आप इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लीजिए और ये रिएक्शन अपनी कॉपी में लिख लीजिए और साथ ही डेल्टा जी नॉट और ई नॉट की वैल्यूज भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शोधन की। देखिए, अभी तक हमने बहुत सारे तरीके देखे प्योर मेटल को निकालने के, लेकिन क्या होता है जब हम एकदम शुद्ध मेटल को निकाल लेते हैं उसके बाद भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं और कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो अभी भी हमारे मेटल के अंदर लगे होते हैं, वो पूरी तरह नहीं निकलते। तो उनको निकालने के लिए जो तरीका है उसको शोधन कहते हैं। तो शोधन में कई प्रकार के तरीके होते हैं, एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तरीका है आसवन, दूसरा तरीका है द्रव गलन परिष्करण, तीसरा तरीका है वैद्युत अपघटन, चौथा तरीका है मंडल परिष्करण, पांचवा तरीका है वाष्प प्रावस्था परिष्करण और छठा तरीका है वर्णलेखिकी विधि। तो शुरू करते हैं आसवन से। तो आसवन में क्या होता है, अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करके शुद्ध धातु को आसुत के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद जो हमने द्रव गलन परिष्करण की बात करी, इस विधि में कम गलनांक वाली धातु जैसे टिन को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिससे अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे वैद्युत अपघटन की। इस विधि में अशुद्ध धातु को एनोड बनाते हैं, उस धातु की शुद्ध धातु पट्टी को कैथोड की तरह प्रयुक्त करते हैं। इन्हें एक उपयुक्त वैद्युत अपघटनी विश्लेषित्र में रखते हैं, जिसमें उसी धातु का लवण घुला रहता है। अधिक क्षारकीय धातु विलयन में रहती है तथा कम क्षारकीय धातुएं एनोड पंख में चली जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एनोड की रिएक्शन है वो है Cu gives us Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड में इसका एकदम उल्टा हो रहा है, Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन gives us Cu। यहाँ पर जो Cu है वो कॉपर को दर्शा रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरे चैप्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें पता कैसे चले कि कोई रिएक्शन एनोड की है या फिर कैथोड की। जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होगा वो कैथोड की रिएक्शन है और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड की रिएक्शन होती है। तो ये होता है वैद्युत अपघटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए क्योंकि इसे परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं मंडल परिष्करण की। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों तथा अन्य अतिशुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये मंडल परिष्करण है और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब बात करते हैं वाष्प प्रावस्था परिष्करण की। इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है तथा वाष्पिक यौगिक को एकत्र कर लेते हैं। इसके बाद विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। वाष्प प्रावस्था परिष्करण करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है उसे कहते हैं मॉन्ड प्रक्रम। इसमें जो इम्प्योर निकल होता है इसको हम कार्बन के साथ 330 से लेके 350 केल्विन के बीच में गर्म करते हैं। ये हमें NiCO4 देता है। फिर हम इस NiCO4 को 450 से लेके 470 केल्विन के बीच दोबारा से गर्म करते हैं, तो हमें जो ये Ni देता है वो प्योर Ni होता है। ये होता है मॉन्ड प्रक्रम। उसके बाद जो दूसरा तरीका होता है उसे कहते हैं वॉन आर्केल विधि। इसमें हम Zr और I2 को रिएक्ट करवाते हैं और ये रिएक्शन भी हीटेड रिएक्शन होती है, मतलब इसमें हम इन दोनों को गर्म करते हैं। इससे हमें Zr मिलता है। फिर उस Zr को दोबारा से हम गर्म करके Zr और I2 में ब्रेक कर देते हैं और इससे जो हमें Zr मिलता है वो प्योर Zr होता है।
तो ये है मॉन्ड प्रक्रम और वॉन आर्केल विधि। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और दोनों की इक्वेशंस भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने शोधन के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई की सारी चीज़ें समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप घर जाकर रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से दोबारा से इन चीज़ों को पढ़िएगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपके अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का आखिरी अंश पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने लिंग निर्धारण और उत्परिवर्तन को पढ़ा था। इस वीडियो में हम आनुवंशिक विकारों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये आनुवंशिक विकार होते क्या हैं? एक आनुवंशिक विकार जीनोम में बनने वाली एक या एक से अधिक असामान्यताओं के कारण होने वाली समस्या है। अधिकांश आनुवंशिक विकार काफी दुर्लभ हैं और कई हजारों या लाखों में एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। आइए दोस्तों, अब वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस को समझते हैं। ये मानव आनुवंशिक विकारों का अध्ययन करने की एक विधि है। अब दोस्तों, मानव भी वंशागति के सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन मेंडल के एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके कारण है जैसे कि मानवों में नियंत्रित क्रॉस करवाना संभव नहीं है, मानवों में संतानों की संख्या छोटी होती है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, वंशावली एक वंश वृक्ष की तरह होती है जिसमें कि कई सारी पीढ़ियां दिखाई जाती हैं और उनका हम विश्लेषण करते हैं। अब दोस्तों, इससे हमें जेनेटिक काउंसलर्स बता सकते हैं कि पैदा होने वाली संतति में ये सारे विकार होने की संभावना है या नहीं है, और अगर है तो कितनी है। अब दोस्तों, वंशागति विश्लेषण करने के लिए हम कुछ प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये प्रतीक हम नर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये प्रतीक मादा को दिखाता है और ये प्रतीक उन व्यक्तियों को दिखाता है जिनका लिंग का उल्लेख नहीं किया गया है। ये सारे प्रतीक प्रभावित व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मैथुन को दिखाता है, ये वाला प्रतीक, और ये प्रतीक रिश्तेदारों के बीच मैथुन यानी कि समरक्त मैथुन को दिखाता है। और ये वाला प्रतीक हमें
जनक और संतति को दिखाता है, जिसमें कि जनक ऊपर है और संतति नीचे है, बाएं से दाएं जन के अनुसार। और ये वाला प्रतीक भी जनक और संतति को दिखाता है, जिसमें कि जो नर शिशु यहाँ पर दिखाया हुआ है वो बीमारी से प्रभावित दिखाया हुआ है। और ये वाला प्रतीक 5 प्रभावहीन संततियों को दिखाता है। दोस्तों, वंशावली विश्लेषण में आपको अभी तक सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें से आपसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ऑटोसोमल डोमिनेंट को समझते हैं। अब ये क्या चीज है, चलो इसको देख लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है कि क्रोमोसोम के 23 जोड़े होते हैं और इनमें से जो 22 जोड़े होते हैं उनको हम ऑटोसोम कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा है उसको हम लिंक क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन अगर ये ऑटोसोम के कारण अगर कुछ विकार किसी व्यक्ति में आ जाते हैं तो उसे हम ऑटोसोमल विकार कहते हैं, जिसका पहला प्रकार है ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसको हम समझ लेते हैं। प्रत्येक कोशिका में जीन की एक उत्परिवर्तित प्रतिलिपि एक व्यक्ति को ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार से प्रभावित होने के लिए पर्याप्त है। कुछ मामलों में एक प्रभावित व्यक्ति को यह प्रभावित स्थिति माता पिता से विरासत में मिलती है। दूसरों में यह विकार जीन में एक नए उत्परिवर्तन से हो सकती है और उन लोगों में हो सकती है जिनके परिवार में विकार का कोई इतिहास नहीं है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रभावित पिता के पास उत्परिवर्तित डोमिनेंट जीन है और हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक ही जीन संतति को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि 50% संभावना है कि संतति ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार के साथ हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम ऑटोसोमल विकार का अगला हिस्सा ऑटोसोमल रिसेसिव को समझेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन वाले व्यक्ति के माता पिता में प्रत्येक के पास उत्परिवर्तित जीन की एक प्रतिलिपि होती है, लेकिन वे आमतौर पर ऑटोसोमल रिसेसिव विकार के लक्षण नहीं दिखाते हैं। आमतौर पर प्रभावित परिवार की हर पीढ़ी में ऑटोसोमल रिसेसिव विकार नहीं देखा जाता है। अब इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने कैरियर पिता और कैरियर माँ को यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव जीन को कैरी कर रहे हैं, इसलिए मैंने कैरियर लिखा है यहाँ पर। इनके पास है वो, पर ये कोई लक्षण नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें कुछ संभावनाएं हो सकती है, जैसे कि संतति अप्रभावित भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है और प्रभावित भी हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये चीज डिपेंड करती है कि उनके पास जीन कौन सा आया है। और आपको एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो कैरियर होंगे वो ये लक्षण ऑटोसोमल रिसेसिव विकार के लक्षणों को नहीं दिखाएंगे। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आनुवंशिक विकारों को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि गुणसूत्र, और क्रोमोसोम के पास डीएनए होता है और डीएनए में जीन होते हैं। तो मानवों में आनुवंशिक विकारों का कारण बदले हुए जीन या गुणसूत्रों की वंशागति पाया गया है। अब ये विकार 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मेंडेलीय विकार और दूसरा है क्रोमोसोमीय विकार। अब इनको एक एक करके समझेंगे हम। सबसे पहले मेंडेलीय विकार को समझ लेते हैं। मेंडेलीय विकार वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतया निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार जनक से संतति में मेंडेलियन सिद्धांतों को पालन करते हुए जा सकते हैं और इन विकारों को हम वंशावली विश्लेषण से पता लगा सकते हैं। आइए अब इन्हीं में से एक विकार को हम ले लेते हैं, जिसका नाम है दात्र कोशिका अरक्ता, यानी कि सिकल सेल एनीमिया। अब दोस्तों जो लोग इस विकार के साथ होते हैं उनमें लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और सिकल यानी कि हंसिए के आकार की हो जाती है। बोन मैरो एनीमिया से बचने के लिए और ज्यादा ये लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है, मगर वो काफी नहीं होती है। अब इनके सिकल के आकार के होने की वजह से इनके आने जाने में दिक्कत हो जाती है, जिससे कि रक्त वाहिकाओं में जाम लग जाता है, जिस कारण
ऑक्सीजन अच्छे से कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती है। अब दोस्तों ये विकार इस एलील के एक जोड़े से नियंत्रित होता है। इसके 3 संभावित जीनोटाइप हैं HBA HBA, HBA HBS और HBS HBS। जिनके पास HBS HBS वाले एलील आएंगे वो सिकल सेल एनीमिया दिखाएंगे। जिनके पास HBA और HBS एलील होंगे वो आमतौर पर इसके लक्षण नहीं दिखाएंगे, मगर वो कैरियर होंगे, तो इसका मतलब है कि 50% संभावना है कि वो आने वाली संतति में सिकल सेल एनीमिया कर दें। और जिन व्यक्तियों के पास HBA HBA एलील होगी वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित नहीं होंगे। आइए दोस्तों अब अगले मेंडेलियन विकार फिनाइल कीटोनूरिया को समझते हैं। अब आमतौर पर क्या होता है दोस्तों कि फिनाइल एलेनिन जो कि एक अमीनो अम्ल है, ये टायरोसिन में बदलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फिनाइल कीटोनूरिया से ग्रसित होगा तो जो एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है वो वहां पर नहीं होगा, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन जमा होगा और वो बदल जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में। बाद में ये शरीर के दिमाग वाले हिस्से में जमा होने लगते हैं, जिससे कि मानसिक दुर्बलता हो जाती है। आइए दोस्तों अब क्रोमोसोमीय विकारों को समझ लेते हैं। एक या अधिक क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विन्यास क्रोमोसोमीय विकारों के कारण होते हैं। अब इन विकारों को समझने से पहले हम एक चीज को समझेंगे जिसे हम कहते हैं असुगुणिता यानी कि एन्यूप्लॉइडी। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिड के विसंयोजन की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे असुगुणिता यानी कि एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक मानव की यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण ले लेते हैं। अब इसमें आमतौर पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर एन्यूप्लॉइडी वाली कंडीशन होगी तो उसमें 45 या 47 क्रोमोसोम होंगे। आइए दोस्तों अब बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी को समझ लेते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन ना हो सकने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है। इसे बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। अब आमतौर पर क्या होता है कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं, यानी कि अगुणित और द्विगुणित होती है। यह सामान्य कंडीशन में होता है। लेकिन अगर पॉलीप्लॉइडी होगा तो ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड कोशिकाएं भी होंगी। आइए दोस्तों अब डाउन सिंड्रोम को समझते हैं। अब दोस्तों इस सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम पर एक अतिरिक्त प्रतिलिपि आ जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 21वें जो जोड़ा है वहां पर 3 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। इसको हम 21 की त्रिसूत्रता भी कहते हैं। अब दोस्तों जो व्यक्ति डाउन सिंड्रोम के साथ होगा वो छोटे कद का, छोटे गोल सिर वाला होगा, जिसकी जीभ में खांच होगी और मुंह आंशिक रूप से खुला होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को समझ लेते हैं। अब दोस्तों इस विकार में क्या होता है कि एक अतिरिक्त एक्स क्रोमोसोम की प्रतिलिपि आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि कोशिकाओं के अंदर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। और कैरियोटाइप का यहाँ पे मतलब है कि ऐसे कुछ क्रोमोसोम्स को दिखाना, जैसा कि आप इस यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। अब इसमें कुछ लक्षण भी होंगे, जैसे कि पुरुष में मादा लक्षण दिखने लगेंगे, जैसे कि गायनेकोमैस्टिया, और ऐसे पुरुष बांझ होंगे। आइए दोस्तों अब टर्नर सिंड्रोम को समझ लेते हैं। अब इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर 45 क्रोमोसोम की स्थिति हो जाएगी और ऐसी नारी बांझ होती है। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और दोस्तों यहाँ पर आपका अध्याय वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत खत्म होता है। इस वीडियो में हमने आनुवंशिक विकारों को समझा, जिसमें कि हमने कई सारे विकारों को देखा।
और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब का ये टॉपिक खत्म कर दिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो देखेंगे इस अध्याय का और जानेंगे कि आपसे परीक्षा में कैसे प्रश्न इस अध्याय में से पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। दोस्तों, आज हमने कक्षा 10 में विज्ञान के अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में सामाजिक अध्ययन के अध्याय काम, आराम और जीवन को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में केमिस्ट्री के चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में ही बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत को पढ़ा। आइए जानते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 10 में इंग्लिश के चैप्टर मिस बिल द ऑटर के दूसरे पार्ट को समझेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में हिंदी के अध्याय क्रिया भेद के पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझेंगे। ठीक इसके बाद क्लास 12 में मैथ्स के चैप्टर सारणी के तीसरे भाग को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। और ठीक इसके बाद अंत में हम कक्षा 12 में भौतिकी के अध्याय किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र को पढ़ेंगे और साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।